नमस्कार भाइयों, एक बार फिर से मैं सुभाष चंद्र कश्यप आपके साथ जुड़ चुका हूँ फेसबुक लाइव संवाद के माध्यम से। और आज जो लाइव आने का जो मकसद है वो बहुत ही ख़ास है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस आज के लाइव संवाद को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को पहुंच सके। शेयर कर दें और एक बार ऑडियो की क्वालिटी भी बताएं कैसी आ रही है। आशा करता हूँ आज वीडियो की क्वालिटी पहले से बेहतर होगी। शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को इस लाइव संवाद से जोड़ें ताकि आज का जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कश्यप एकता क्रांति मिशन से हमारे सचिन भाई जुड़ चुके हैं। सचिन भाई शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। राहुल कुमार जुड़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ें। अरविंद भाई भी जुड़ चुके हैं। अरविंद भाई शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ें। जय महर्षि कश्यप, भारत मातरम। और आप सभी को आपके छोटे भाई और बड़े भाई का प्रणाम, राम राम। रोहित कश्यप जुड़ चुके हैं। रोहित जी जल्दी से जल्दी शेयर करें, आज का मुद्दा आपके लिए बहुत ही खास है। पंकज भाई भी जुड़ चुके हैं। पंकज भाई शेयर करें। जय श्री राम। राहुल भाई जय श्री राम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस लॉकडाउन में स्वस्थ होंगे और घर परिवार आस पड़ोस सब लोग कुशल मंगल होंगे। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगले 1 मिनट में आप शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई आज जुड़ सकें। नमस्कार नमस्कार जी, कैसे हो पंकज जी? सतीश जी जुड़ चुके हैं। सतीश जी राम राम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सतीश जी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर और सामाजिक हित में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करें। अगर कोई भी सवाल या कोई भी आपका कोई भी प्रश्न हो, आप लाइव में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उन सवालों का भी जवाब देने का पूरा कोशिश करा जाएगा। शेयर कर दें। शेयर करें, बस कुछ सेकंड में अपनी बातों को रखना मैं चालू करता हूं। सूरज जी भी देख पा रहे हैं। सूरज भाई शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी। एक बार कमेंट में कोई भाई वीडियो क्वालिटी पे कमेंट करें कि आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है क्या। आज एक पोस्ट आई थी मेरे पास ना, तब तक आप लोग शेयर करें। एक पोस्ट आई थी कि मेरी फेसबुक पे, अगर किसी की फेसबुक पे 5000 लोग हैं और 5000 लोग में से अगर कोई अच्छी पोस्ट आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आ गए हम। अगर मेरे फेसबुक पे 5000 लोग हैं तो 5000 में से अगर कोई अच्छी पोस्ट या कोई अच्छा मुद्दा मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ
और केवल उसको 10 लोग शेयर करते हैं या 20 लोग शेयर करते हैं, इसका मतलब 5,000 में से 10 या 50 ही आपके सच्चे मित्र हैं। हो सकता है मैं आप लोगों से ना मिला हूँ, हो सकता है फेस टू फेस हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन इस पिछले 2-3 सालों में मैं तब से फेसबुक पे जुड़ा हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपकी जो पोस्टें हैं हम वो देख रहे हैं। हम जो भी दिनचर्या में कोई भी अच्छा काम, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो वो फेसबुक पर हम ज़रूर डालते हैं। और इसलिए डालते हैं ताकि हमारे जितने भी मित्र हमसे जुड़े हुए हैं उनको, वीर सिंह जी कह रहे हैं कि परफेक्ट क्वालिटी, थैंक यू। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्तित्व को, हम क्या हैं क्या नहीं है, उसको आप जान पाओ। तो अगर 5,000 में से या 4,000 में से 10 लोग शेयर कर रहे हैं तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है भाई, बहुत ही कम परसेंटेज है। वीर जी का आज एक ये मैसेज आया था, वीर जी मैं आपके वीर सिंह कश्यप जी है बड़ौद से हमारे, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका मैसेज आया था तो वो बात मैं रख रहा हूँ आपको। अब जैसे कि 21 लोग 21 मित्र देख रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि 21 शेयर जरूर हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर संदेश अच्छा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग, जितने भी भाई, जितने भी मित्र आज इस लाइव संवाद को देखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार भाई जी, SK शक्ति कश्यप है शायद, लेकिन SKT लिखा हुआ है, पूरा नाम नहीं है। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। और चलिए फिर आज का जो लाइव संवाद है वो मैं चालू करता हूँ। टिंकू कश्यप जी जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बिग फ़ैन। टिंकू जी देखो, मैं भी आपका बिग फ़ैन हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में किसी न किसी मुद्दे को लेके, किसी न किसी बात को लेके फेसबुक के माध्यम से मैं आता रहता हूँ। और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से अगर मिलता रहा तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे तो हम काम कर ही रहे हैं, वो फेसबुक के माध्यम से जागरूकता भी हम लोग कर सकते हैं। और ख़ासकर इस लॉकडाउन जैसे टाइम में हम लोग कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको कोई परेशानी है ये जाने, या हमें कोई पीड़ा है हम अपनी बात आप लोगों तक कैसे पहुंचाएं, तो ये सब फेसबुक के माध्यम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का जो लाइव संवाद है वो स्टार्ट करते हैं। शक्ति कश्यप जी कह रहे हैं जी जय कश्यप समाज, जी बिल्कुल जय कश्यप समाज। और आज का जो लाइव संवाद है, वीर सिंह जी कह रहे हैं यस सर, आउटकम मस्ट बी देयर। जी बिल्कुल, आउटकम आना चाहिए, और आउटकम जब तक नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो भी पढ़ा लिखा इंसान है आज की डेट में, वो फेसबुक ज़रूर चला रहा है। वो और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम एक शेयर तो कर सकता है। शेयर करेगा तो वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो चलिए फिर आज का जो लाइव संवाद है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है और देश जूझ रहा है महामारी से, तो इसमें सब लोग अपना ख्याल रखें। वो सब चीज़ें तो टीवी के माध्यम से और सभी के माध्यम से आप लोगों को पता है कि क्या सावधानी बरतनी है और क्या नहीं। तो आज एक बहुत ही खास दिन है। आज है 24 अप्रैल। अगर भाइयों आपको याद हो या किसी ने पढ़ा हो तो 24 अप्रैल सन 1973 सन 1993 को जो पंचायती राज है उसको कानूनी संवैधानिक दर्जा मिला था कि पंचायती राज जो सिस्टम एक इंडिया में जो चल रहा है उसको लागू किया गया था, पंचायती राज सिस्टम को। और क्योंकि ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसीलिए आज का जो दिन है वो पंचायती राज दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। अजय भाई जुड़ चुके हैं और RD कश्यप जी जुड़ चुके हैं, सभी लोग जुड़ जाएं। टिंकू जी का एक मैसेज है, मैं पढ़ लूँ तो भाई जब टाइम मिलता है तो मैं आपको अपने गांव में
बुलाना चाहता हूँ हमारे यहाँ 500 कश्यप है जी। टिंकू भाई बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जब चाहें हमें बुला सकते हैं, जब आप कहोगे हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज का जो दिन है वो पंचायती राज का दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो प्रस्ताव था वो 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, उसमें इसकी रूपरेखा रची गई थी और ये आज के दिन 24 अप्रैल को लागू हुआ था। अब पंचायती राज क्यों लागू हुआ आपको मैं समझाना चाहता हूं, और अगर आप इस बात को समझ जाए तो फिर आप लोगों की मैं सहमति चाहूँगा कि क्या आप लोग आने वाले समय में इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे या नहीं करेंगे। पंचायती राज का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में जोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेतृत्व में जोड़ना, ताकि उनके हक अधिकार की बात ज़्यादा से ज़्यादा उठ सके। अब पंचायती राज में एक होता है, एक वर्ड है डिसेंट्रलाइज, तो जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना। मतलब ये, अगर सोचो अगर आपके ज़िले में केवल एक सांसद ही होता प्रतिनिधि, तो क्या लोग, कितने लोग सांसद तक पहुंच पाते। लेकिन नहीं, आज की डेट में पंचायती राज के कारण जो जितने भी पंचायत, ये कोई पंचायती राज एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। प्राचीन भारत में भी जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब भी पंच और गांव के में प्रमुख और मुखिया वगैरह होते थे, तो उसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसी के हिसाब से आज भारत में पंचायती राज एक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसके चलते भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। तो मैं डिसेंट्रलाइज की बात कर रहा था कि पावर एक जगह ना हो कि पावर को बहुत सारे लोगों में दिया जाए। रोहित कश्यप जी कह रहे हैं अभी वक्त आ गया है, हम सब समझ ले, ब्राह्मण ठाकुर बनिया तीनों ने राजनीति रूप में पक्का गठजोड़ बना लिया है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम भी गठजोड़ बनाने की कोशिश में हैं, टेंशन ना लो, जरूर कुछ ना कुछ राजनीति में भी करेंगे। पहले ये जो थोड़ा सा मैं बात है वो रख लूँ अपनी। तो इसमें क्या हुआ कि क्योंकि 80% या 85% जो भारत की जो आबादी है वो गांव में और छोटे मोटे शहरों में रहती है, तो उनको हक अधिकार, उनको राजनीति में आगे लाना, जो एक गरीब तबके का आदमी गांव में व्यतीत अपना जीवन कर रहा है उसकी आवाज़ कौन उठाएगा, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पंचायती राज की शुरुआत की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पावर हो। अब इसी के हिसाब से जैसे सबसे छोटी इकाई पंचायती राज की प्रधानी होती है, जो प्रधान होता है वो आप चुनते हो, वो आपके गांव के जितने भी काम हैं वो प्रधान के माध्यम से होते हैं। फिर आप क्षेत्र पंचायत चुनते हो, जो बीडीसी जो होता है, बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है और क्षेत्र पंच उसकी वोट के हिसाब से वो फिर ब्लॉक प्रमुख चुनता है, क्षेत्र प्रमुख चुनता है। प्रधानी का चुनाव हम डायरेक्ट करते हैं। फिर बात आती है सबसे ऊंचे स्तर की, जो कि जिला परिषद कहते हैं, जिसको हम जिला पंचायत भी कहते हैं। तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, जिसमें 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 15 गांव, जनसंख्या के हिसाब से जो सरकार का जो हिसाब है कि 40,000 पे वोटिंग होगा, वो हम चुनते हैं। तो इन लोगों को इसलिए चुना गया था कि एक जिले में कम से कम अगर 150 गांव है तो 150 प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो और बीडीसी मेंबर चुने जाए और जिला पंचायत सदस्य चुने जाए, ताकि को अपने नेता ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता का फायदा किया जाए। लेकिन आज के समय में जो देखा जा रहा है, जो पंचायती राज का जो सिस्टम है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में जाता हुआ दिखता है, क्योंकि हमारे जो ग्राम प्रधान, जिनकी जिम्मेदारी पूरा ग्राम को संवारना, पूरे गांव की जिम्मेदारी बनती है, हर एक लोगों की जिम्मेदारी बनती है ग्राम प्रधान की, वो लोग
एक बार जीतने के बाद में 5 साल केवल बिल दिखा के, फर्जी काम करा के या कहीं पे छोटा मोटा कुछ काम करा दिया तो पैसा निकालने के अलावा इसमें कुछ नहीं कर रहे वो लोग। चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, वो अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा रहे, जनता में अच्छे से जाके अपनी बात को नहीं रख रहे, जनता की मदद नहीं कर पा रहे। बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख और जितने भी तमाम जो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पे काम करना चाहिए। तो ये आज का जो मैसेज था कि 24 अप्रैल आज के डेट में पंचायती राज का जो गठन हुआ था और जो लागू हुआ था, इस पे बात थी। अब मैं बात करता हूँ भारत का जो संविधान है। क्या आपको ये लगता है कि भारत का संविधान में जो वोट का जो मुझे जो अधिकार मिला है या आपको जो अधिकार मिला है वो ऐसे ही मिल गया? भाइयों, आप सर्च करो, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय की जो नेता लोग थे, उस समय के जो महान पुरुष जो नेतागण थे, उन्होंने ये सुझाव रखा था कि इसमें जो राजा महाराजा या वहाँ पे जो नौकरशाही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ही वोट का अधिकार पाएं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये वोट का अधिकार हम लोगों को एक एक जन जागरण को दिया। इसलिए दिया ताकि इस वोट के अधिकार से अगर हम लोग सही चुनाव कर पाएं, वो जो जनप्रतिनिधि, वो जो नेता हमने चुना है, हमारे दुख सुख में, हमारे जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को लाभ पहुंचाने में हमारा आगे बढ़कर साथ दे, या फिर अगर हम पे कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को का समाधान करने में हमारी सहायता करे। और अगर एक हमें लगता है कि ये प्रतिनिधि सही नहीं है तो उस प्रतिनिधि को हमारे पास ताकत है हटाने की, हम उसको हटा के बदले। और अगर एक कोई नहीं सुनता तो हम भी एक चुनाव में जाके लड़े, और अगर हम जीतते हैं तो अपना हक अधिकार, अपने संवैधानिक अधिकारों की जो सुरक्षा है वो हम खुद कर सके। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। तो इस जो वोट की जो ताकत है वो हमें इतने अच्छे से समझनी पड़ेगी कि बहुत ही अच्छे से। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, जो जाति, अगर मैं बात करूं कि देखो, मैं जाति पे कभी बात नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान में जातिगत समीकरण पे जब तक बात नहीं होगी तब तक आप लोग इस सिस्टम को, इस राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। तो जातिगत समीकरण हमें समझना पड़ेगा। अब जातिगत अगर मैं समीकरण की बात करूं तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित या जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है या जो एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग इस देश में 80% या 75% हैं, और 20 या 25% वो लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास एजुकेशन भी है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास हर एक चीज़ है। तो वो 15% या 20% लोग वो 80% पर राज कर रहे हैं। 80% लोग केवल एक दिन जाते हैं, वोट डालते हैं और बात खत्म। लेकिन अगर वो 80% लोग जाग जाए, जागरूक हो जाए और अपने में से ही प्रतिनिधि चुने, तो मैं समझता हूं कि आप उसे अपने प्रतिनिधि को आराम से जिता सकते हो। और अगर आप उसको जिता के आगे भेजोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो वरिड है, आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो अंदर की जो आवाज़ है वो सुनेगा, क्योंकि वो आप में से ही एक होगा। तो आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताने देना चाहता हूं, क्योंकि आज पंचायती राज दिवस है। आप लोगों को ग्राम प्रधान, बीडीसी या ग्राम सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, इन सभी चुनावों में भागीदारी लेनी होगी। इन सभी चुनावों में भागीदारी लेनी होगी। मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रधानी, ग्राम पंचायत,
सदस्य, बीडीसी मेंबर या फिर जिला पंचायत सदस्य, आने वाले 2020 के चुनाव में आप लोगों को इसमें भागीदारी लेनी होगी। और भागीदारी लेने के बाद, आप लोग जीतने के बाद अपने सम्मान, पहचान और हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हो। इससे पहले कोई फरिश्ता या कोई आप सोचो कि कोई भगवान आपके फरिश्ता आपके बीच में भेज देगा, लेकिन आपको अपने दम पे, आपको अपने बल पे नेता आपको बनाने पड़ेंगे, ग्राम प्रधान आपको बनाने पड़ेंगे, बीडीसी मेंबर आपको बनाने पड़ेंगे, जिला पंचायत सदस्य आपको बनाने पड़ेंगे। और अगर आप 2020 में ये सब चीज़ें कर पाएँ तो 2022 में जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप एमएलए भी बना पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अभी जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी मोस्ट वेलकम। कोई क्वेश्चन आपके हैं, मोस्ट वेलकम। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को थोड़ा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज, आज का आपके भाई का मैसेज जो आज मैं देना चाहता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके। अब एक बात और आती है कि लोग कहते हैं कि भाई गरीब समाज चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, गरीब समाज है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ। हो सकता है 1000 रुपये या हो सकता है 100 रुपये सुभाष के लिए ज़्यादा हो सकता है सुभाष की सामर्थ्य 100 रुपये की नहीं है, लेकिन अगर सुभाष या आप 100 अपने जैसे लोग जोड़ लें और वो 100 लोग एक ही विचारधारा के हो, एक ही समस्याओं पे वो बात करें, एक ही उनका मिशन हो, एक ही उनका विजन हो, तो 100 लोगों के लिए 100 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और किसने कहा कि चुनाव के लिए पैसा चाहिए? अरे चुनाव के लिए केवल वोट चाहिए, वोट मेरे भाई, केवल वोट देना है। लोगों को हमें जागरूक करना है कि वोट देना है। चुनाव में जो पैसा जो लोग लगाते हैं उनको सबको पता है कि चुनाव में जो पैसा लगा रहा है वो चुनाव जीतने के बाद में ना ही आपके बीच आएगा और ना ही आपकी वो सुनेगा। तो इसीलिए ये भूल जाओ कि चुनाव के लिए पैसा चाहिए, लेकिन हाँ, चुनाव के लिए सच्ची नीयत, सच्चाई का रास्ता और काम करने का जज्बा और लोगों के बीच में जाके लोगों के दुख सुख में खड़ा होना, उनके काम कराना, ये ज़रूर चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इन सब चीज़ें आपके पास है तो आप लोग चुनाव में जाओ और लोग आपको ज़रूर स्वीकार करेंगे और लोग आपको जिता के भेजेंगे, लोग आपको जिम्मेदारी ज़रूर देंगे। और अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आपको उस जिम्मेदारी को एक अलग ही वे में, जो आज तक नहीं हुआ, उस वे में आप निभाने का ट्राई करें। अगर उस वे में आप लोग जाओगे और उस जिम्मेदारी को निभाओगे तो मैं समझता हूँ कि आप जनता की आवाज़ बनकर सामने उठोगे और जनता का जो काम है वो आप कर पाओगे। अब एक छोटी सी बात देखो, कल एक भाई की बात थी, ये क्वेश्चन है कि जी भाजपा ने, जो तत्कालीन सरकार है, उसने बोला था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं ये कहता हूँ हमें स्मार्ट सिटी तो डेवलप अपने आप हो जाती है, क्योंकि सिटीज़ में नौकरियां हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पे रोड, बिजली, पानी, सब व्यवस्था टाइमली और हर एक तरीके से हो जाती है। लेकिन जो 80% जनता हमारी गांव में है, उन्हें चाहिए स्मार्ट विलेज। और इसके लिए क्या है? इसके लिए पंचायती राज में व्यवस्था है कि भाई आप रोडों की व्यवस्था अच्छी करो, आप सफाई की व्यवस्था अच्छी करो, आप पानी की निकासी के लिए काम करो, घर घर तक टंकी के माध्यम से पानी बनवाओ, एक प्राथमिक जो हॉस्पिटल है वो गांव में होना चाहिए। ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं ये पंचायती राज के हिसाब से आ जाती है। लेकिन अगर ये इतना टाइम हो गया है पंचायती राज लागू हुए, तो ये पैसा जाता कहाँ है?
और ऐसा नहीं है पैसा नहीं आता, पैसा भरपूर आता है। एक ऑनलाइन साइट है, गूगल पे जाके, ठीक है जी, प्लस कुछ करके, मैं आपको लिंक दूंगा अगली वीडियो में, तो या मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो ये जो साइट है, इस पे आप किसी भी गांव की, किसी भी राज्य की, हिंदुस्तान के किसी भी गांव के किसी भी राज्य में आप सिलेक्शन करके ये जान सकते हो कि बीते 5 सालों में किस साल में प्रधान ने कितना खर्चा और कितना पैसा उसके पास आया है और किस किस कामों के लिए वो पैसा आया है। तो आपने क्या किया, आप साइट पे गए, साइट पे जाने के बाद में मैंने देखा कि भाई ठीक है 2015 और 16 का मैंने निकाला। 15-16 का निकालने के बाद में मैंने देखा जी मेरे गांव में 20 रीबोर हुए। अब आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके गांव में 20 रीबोर हुए नहीं हुए। आपने देखा कि जी 50 सड़कें बन गई इंटरलॉक की, लेकिन बनी एक भी नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस माध्यम से आप लोगों को जागरूक करें। आज का टाइम वो टाइम नहीं है कि चुपचाप अपना घर में बैठ के काम करते रहो, और जब हमारे परिवार पे, हमारे गली में, मोहल्ले में कोई समस्या आती है तो हम लोग एक असहाय होके, एक कुछ न कर पाने वाले व्यक्ति बन के केवल दर्शक मात्र बने रहे। अगर आपको एजुकेशन की वैल्यू है तो उसको आप पहचानो। अपने काम के साथ साथ में कुछ ना कुछ सामाजिक काम, कुछ ना कुछ जागरूक अभियान, कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से आप समाज में जुड़ सकते हैं, और समाज में जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं। कार्य अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे जो मेन मोटिव रहता है आदमी का, मैं आपको बता दूं, सबसे जो मेन मकसद जो आदमी का है, और शायद हो सकता है कि जो मेरा जो मकसद है वो आपका भी हो। आज से 2 साल पहले तक मैं केवल पढ़ लिख के नौकरी कर रहा था, लेकिन अब 2 सालों से मैं सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूँ। जैसे अभी मैं भाइयों से आपसे जुड़ रहा हूँ, मैं गांव में, गली में, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम चलाता हूँ, किसी भी माध्यम से जागरूकता फैला रहा हूँ मैं। तो मेरा मकसद ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ताकि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये कहें कि भाई सुभाष भाई एक भाई थे, वो अच्छे काम करते थे और सच्चाई के लिए लड़ते थे और समाज में जागरूकता फैलाते थे, भाई अच्छा आदमी था। तो अगर मैं 60 साल जीता हूँ या 70 साल जीता हूँ या मैं 50 साल जीता हूँ, तो अपने इस जीवन के टेन्योर में जितना मैं जीवन व्यतीत करूँगा इस धरती पर, उसके अगले 5 साल या 10 साल या 20 साल कुछ ऐसे काम मैं कर जाऊं कि लोग मुझे सच्चाई के लिए, लोग मुझे अच्छे कामों के लिए कम से कम याद रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो विचारधारा मेरी है आज में, वो विचारधारा आगे बढ़े, समाज में आगे फले फूले और समाज उस पर कुछ ना कुछ कार्य करता रहे। तो मैं समझता हूँ जो मेरा विचार है वो सबका विचार होगा। इंसान तो पता नहीं कितने हैं यहाँ पे, और लेकिन इतिहास में 1% लोगों का नाम है। दुनिया में इतने इंसान हैं, हिंदुस्तान में इतने इंसान हैं, इतने लोग हैं जो रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हों, लेकिन इतिहास 1% से भी कम लोग बना पाते हैं। तो साथियों, अगर आपको इतिहास लिखना है, आपको इतिहास का हिस्सा बनना है, तो आपको एक चेन सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको एक होके, आपको समाजों के साथ में भाईचारा बढ़ा के आपको इस चुनाव रूपी जंग में जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई विकल्प नहीं है। एक आदमी आएगा चुनाव में, आपकी पीठ थपथपाएगा, आप सब लोग उसको इकट्ठा होके वोट करोगे, और जब उस भाई को कोई दिक्कत आएगी तो जो भाई जिसने वोट दिलाया है वो भी जब फ़ोन करता है तो वो लोग भी फ़ोन नहीं उठाते। वो भाई भी लोगों के अपने काम नहीं करा पाता। वो भाई सोचता है कि मेरे लोगों के काम होंगे, चलो ये चुनाव जीत जाएगा तो इसको वोट करो, इसको सपोर्ट करो, लेकिन बाद में वो लोग भी सपोर्ट नहीं करते।
तो इसीलिए आप लोगों को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम की शुरुआत मैं आपको बता दूं, सर्व समाज विकास महासंघ, जो कि एक संगठन, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। कोई भी भाई, कोई भी किसी भी जाति, किसी भी तबके से, किसी भी समाज से हो, सर्व समाज विकास महासंघ में सबका स्वागत है। और आने वाले टाइम में 2020 में सर्व समाज विकास महासंघ गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जितने भी तमाम लोग हैं जिनको शिक्षा में, जिनको कोई भी समस्या है, किसी भी बात की कोई परेशानी रहती है, कोई हल नहीं होता, सर्व समाज विकास महासंघ उसकी आवाज़ एक बुलंद आवाज़ बनकर 2020 में उभरेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायती राज के जितने भी चुनाव है, सदस्य का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे आपका जिला पंचायत का चुनाव हो, और उसके बाद अगर हमें लगा कि जिला पंचायत ज़्यादा जीत गए और बीडीसी ज़्यादा जीत गए, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो पंचायती राज के, हम लोग सर्व समाज विकास महासंघ के माध्यम से लड़ने का पूरा दम रखते हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं, 20 लोग अभी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जुड़े लेकिन वो चले गए, वो पता नहीं सोच रहे होंगे वही पता नहीं भाई आज किस बात पे लाइव हुए हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर बटन पे जाएं और शेयर करें इस वीडियो को, अगर आपको मेरी बात बिल्कुल सही और आपकी समझ में आई हो, और आप ये चाहते हो कि जो मेरे विचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद में उसमें जो है वो लोग उस पर अमल करें। एक चीज़ और, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, इस लॉकडाउन में जितना एक्टिवली पार्टिसिपेशन हमारा जो संगठन है, कश्यप समाज का जो एक संगठन है, कश्यप एकता क्रांति मिशन, जो संगठन वो भूमिका जो निभा रहा है, क्योंकि काम करना बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अगर काम करने वाले को यही ना पता चले कि मुझे काम करना क्या है, तो बहुत वो काम कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। कश्यप एकता क्रांति मिशन आज के टाइम में इतना एक्टिव है सोशल मीडिया में, प्लस ग्राउंड लेवल पे कोई भी बात होती है, कोई भी घटना होती है, वो जानकारी लेते हैं, उस परिवार से बात करते हैं, और फिर जहाँ से उन लोगों को कुछ लगता है कि भाई मदद हो सकती है अपने स्तर से या राजनीतिक स्तर से, वो लोग उनको उस बात को रखते हैं, और सभी लोग उस पर काम करने का ट्राई करते हैं, सभी लोग एक मिशन में जुड़ जाते हैं। इसीलिए संगठन का नाम कश्यप एकता क्रांति मिशन रखा हुआ है। मेरी संगठन के और संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका साथ हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में जो घटनाएं होती हैं वो हम तक आप पहुंचा रहे हो। हम उसमें अपना जितना भी प्रयास होता है, सामाजिक न्याय या कोई भी बात है, उस स्तर की बातें करने में हम सक्षम हो पाते हैं। ये तभी हो पाता है जब आप लोग हमें इन्फॉर्मेशन दे पाते हो, और इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही समाज में काम करते रहिए और समाज को जागरूकता अभियान चलाते रहिए। एक दिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज जरूर जागेगा, और सर्व समाज का झंडा एक दिन बुलंद करके, और एक दिन चुनाव रूपी मैदान में जाके अपने हक अधिकारों को जरूर सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ ये लाइव संवाद मैं अब समाप्त करने की ओर अग्रसर हूँ। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों का कोई भी सवाल, कोई भी कुछ भी जो भी आपके मन में है मुझसे रिलेटेड या हम लोगों से रिलेटेड, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग है, क्या है, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप कोई भी सवाल आपका XYZ किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे कोई भी समस्या हो, इस प्रकार का कोई भी सवाल हो, आप लोग पूछ सकते हैं अगले 1 मिनट में। और मैं अपने जितना मुझ में ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से मैं आपके सवालों का जो जवाब है वो देने का मैं ट्राई करूँगा। आप लोग
पूछ सकते हैं। अभी 22 लोग देख पा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 5 सवाल तो ज़रूर आने चाहिए, तभी थोड़ा सा मज़ा आएगा। कश्यप समाज पर हो रहे जुल्म कब तक होंगे? देखिए, मनोज कश्यप जी यूपी से हैं और वो कह रहे हैं जी कश्यप समाज पे जो जुल्म हो रहे हैं वो कब तक होंगे? जब तक समाज का युवा इकट्ठा होके गांव स्तर पे, मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, गांव स्तर पे अपने साथ में 20 समाज के लोगों को, समाज के जो युवा है उनको इकट्ठा करके मजबूती नहीं दिखाएगा, और जो है चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, जो हमारे ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये 20 लोग इकट्ठा है और अगर कोई दिक्कत हुई तो ये मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं होंगे। राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी। कोई और बाहर से नहीं आएगा, आपको खुद जागना पड़ेगा, आपको खुद अपना दम दिखाना पड़ेगा। ये जब तक जुल्म बर्दाश्त आप करते जाओगे, जब तक जुल्म बढ़ते जाएंगे। और अगर ये मत सोचो कि आज मेरे पे जुल्म हो रहा है तो कल को आप पे नहीं होगा। अगर मेरे पे जुल्म हो रहा है तो आप मेरा साथ दो, अगर किसी दूसरे पे जुल्म हो रहा है तो हम दोनों मिलकर उसका साथ दें। अगर इस प्रकार से हम चलेंगे तभी ये जो जुल्म है वो कहीं ना कहीं इनमें कमी आएगी और इनमें जो है जो ग्रोथ रेट है वो कमी आएगी। और हम देखिए, राकेश जी कोई हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं, शायद उन्होंने लाइव संवाद देखा हो। राकेश जी जो भी हैं फ़ोन ना करें, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है जी। अब कोई सवाल हो किसी भाई का तो बताएं। बहुत ही बढ़िया सवाल था भाई का कि समाज में जो जुल्म हो रहे हैं वो कैसे रुक पाएंगे। विनोद साहनी जी, आपसे निवेदन है कोई भी सवाल पूछे अपने छोटे भाई से, आपको भी हम बहुत फॉलो करते हैं। मनोज कश्यप जी कह रहे हैं धन्यवाद। मनोज जी धन्यवाद, और इस कोशिश को जारी रखिए, यही एक सॉल्यूशन है उस चीज़ का। बाकी काम बाद में, पहले 20-25 लोगों को इकट्ठा करो, युवाओं को इकट्ठा करो, और कोई भी बात होती है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा कोई सवाल, एक सवाल आया, मैंने बोला था 4 सवाल कम से कम होने चाहिए। 21 लोग अभी देख पा रहे हैं लाइव। किसी भाई का कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि जो आज का जो संवाद था वो कैसा रहा। और अगर आप लोगों को ये विचार मेरे अच्छे लगे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो मैं आने वाले समय में भी, भविष्य में भी आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से और ग्राउंड लेवल के माध्यम से, लॉकडाउन के बाद में जो भी हमारी सभाएं चलेंगी, जो भी कामकाज चलेगा हमारा, जो भी हमारा मिशन चलेगा, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। और मनोज कश्यप जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा भाई जी, बिल्कुल हमें भी बहुत अच्छा लगा। कश्यप का एकता क्रांति मिशन वाले कह रहे हैं भाई जी पहले कानूनी कार्रवाई, ठीक है, वो अलग बात है, कानूनी कार्रवाई भी होती रहेगी, लेकिन मार के बाद पुकार होती है। सचिन जी मैं आपको बता दूं, मारने के बाद पुकार होती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने एक मारा है तो अगर हमने उसका जवाब दे दिया तो देन एंड देयर फैसला हो जाता है, बाद में वो भी कानूनी कार्रवाई लड़ता रहेगा, हम भी लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा फूलन देवी जी के बारे में भी बता दें। देखिए फूलन सर, अगर किसी के पास ऐसा सिस्टम हो ना कि जब आप लाइव हो तो कोई आपको फ़ोन ना कर सके, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आप जानते हो, वैसे आज मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगा ताकि मिल पाए, क्योंकि लाइव के बीच में अगर कोई फ़ोन करता है तो कनेक्शन टूट जाता है। भाई घर घर जाकर काम करना पड़ेगा जी, बिल्कुल सचिन जी ने बोला घर घर जाकर काम ना करना पड़ेगा, ये ही सबसे बड़ी बात है, हमें घर घर जाके ही काम करना पड़ेगा। अब फूलन देवी जी के बारे में मैं बता दूं, देखिए मैं एक बात बताता हूं फूलन देवी जी के बारे में। जिस पर जुल्म होता है ना, तो उसको ना अच्छाई दिखती ना बुराई दिखती,
उसको केवल जिसने जुल्म किया है वो दिखता है। फूलन देवी जी पे जो जुल्म हुए थे, जिन लोगों ने जुल्म किए थे, उनको केवल वो दिख रहे थे, और उन्होंने अपने नारी शक्ति का इससे बड़ा उदाहरण या तो झांसी की रानी हो सकती है या फिर फूलन देवी हो सकती है। उन्होंने घर में घुस के उन लोगों को मारा, और क्योंकि रेप की सज़ा कानून भी फांसी है, और उन्होंने अपने हाथों से लिया था। उस टाइम वो ज़माना थोड़ा अलग था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फूलन देवी जी का जिस प्रकार से प्रकरण हुआ था और जिस प्रकार की घटना थी, उस प्रकार में अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए जो उन्होंने किया वो बहुत ही अच्छा किया। और बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, अपने समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया। एमपी तक वो एसपी पार्टी से बनी और समाज में एक संदेश पहुंचा कि हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी लोगों के लिए। और बाद में उनकी निर्मम हत्या जो कि शेर सिंह राणा ने कर दी, और आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, रैली कर रहा है। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, जो सरकार के को इनका जो संरक्षण मिला हुआ है, उन सब को दर्शाती है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, दोबारा से ऐसी घटना ना हो कि दोबारा से फूलन देवी जी को जन्म लेना पड़े। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इन आए दिन जो समाज पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उन सबको गंभीर रूपता से ले और सभी लोगों को एक साथ जोड़े। महेश जी जुड़े हैं। महेश जी कह रहे हैं कि 1 मिनट जी, महेश जी कह रहे हैं भाइयों हम भी जुड़ना चाहते हैं। जी महेश जी, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। कानून बहुत अच्छा है, पर गरीबों के लिए, अमीरों के लिए भी कानून, यह सच्चाई है, उसमें हिम्मत दिखानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ता है लोगों को। सचिन जी, मैं आपको बता दूं कि ये बात, कानून, बस अब मैं क्या बताऊं आपको, एक चीज़ बताइए आप, सिस्टम बताता हूं आपको कैसे चलता है। आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम कैसे चलता है। कानून बनाया किसने? एक इंसान ने। कानून का पालन कौन करवा रहे हैं? वो भी इंसान है। कानून पे जो जस्टिफिकेशन देते हैं वो भी इंसान है। तो कहीं ना कहीं अगर आप, क्योंकि इंसान हो तो इंसानों को इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो, चाहे अपनी दादागिरी के दम पे, चाहे आप पैसे के दम पे, चाहे आप किसी भी चीज़ के दम पे। और ऐसा बहुत बहुत हो रहा है। एक गरीब समाज में अत्याचार होता है, वो जाता है, वो पेपर पेन पे अपनी जो भी तहरीर है वो लिख के दे देता है, और तहरीर लिख के दे दी, वो समझता है कि मेरी रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट दर्ज हो गई, अब कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, रिपोर्ट लिख के देना और उस पर कार्रवाई होना और रिपोर्ट दर्ज होने में बहुत बड़े अंतर है। अगर आप कोई रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित थाने को उसको जीडी में चढ़ा के उसको एफआईआर में तब्दील करना होता है। अगर आपने कोई तहरीर दी है तो साथ के साथ उसकी एक कॉपी अपने पास रखें और 24 घंटे में जाके पक्की जो एफआईआर है वो ले थाने में से। और अगर पक्की एफआईआर होती है तो आप समझो उस पर धाराएँ लिखी होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी को भी फ़ोन करके जो जानकार रखते हैं कि जी ये धाराओं में मुकदमा हुआ है, वो धाराएँ सही लगी है नहीं लगी है। अब जैसे अगर कहीं पे जानलेवा हमला हो गया, फोड़ दिया, मार दिया, बिल्कुल निर्मम हत्या हो गई, उस पर अगर 308 धारा नहीं लगती है अटेम्प्ट टू मर्डर की, और उस पर नॉर्मल झगड़े की हमने धारा लगा दी, तो इसका मतलब अपराधी का बचाव हो गया। तो ये जानकारियाँ हम लोगों को, पढ़े लिखे होने के नाते हम लोगों को सबको रखनी चाहिए कि किस स्टेज पे, कहाँ पे क्या चीज़ कार्रवाई कैसे होती है।
अब अंकित जी का एक कमेंट है, कह रहे हैं जी जब तक अपने समाज के लोग डरते रहेंगे तब तक समाज पर जो है अत्याचार होते रहेंगे। देखिए मैं बता दूं, डरता कोई किसी से नहीं है, लेकिन बस एक वाली बात आई मेरे याद आ गई, जो क्रांतिकारी है ना, क्रांतिकारी शब्द सुना है आप लोगों ने? क्रांतिकारी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। क्रांतिकारी लोगों को पूजा जाता है, क्रांतिकारी लोगों की चर्चाएं होती है, क्रांतिकारी लोगों का इतिहास होता है। लेकिन क्रांतिकारी आज की डेट में कोई अपने घरों में पैदा नहीं करता, ना कोई ये चाहता कि मेरे घर में कोई क्रांतिकारी बन जाए। क्रांतिकारी हम लोग दूसरों के घरों में ही अच्छे लगते हैं। तो जब तक आप लोग क्रांतिकारी अपने घरों में नहीं बनाओगे, अपने घर में क्रांतिकारी पैदा नहीं करोगे, तब तक ये जुल्म ऐसे ही होते रहेंगे। सिंपल। राजनीति की बातें मैंने कर ली, वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर जुल्म मुझ पे हो रहा है तो मेरी वहाँ की जो लोग हैं, मेरे जो शुभचिंतक हैं, उनको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा और उसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो अब मैं समझता हूँ कि सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम। जो भी आप लोगों को सूट करे आप रख सकते हो, लेकिन एक छोटे भाई का और या फिर बड़े भाई का आप लोगों को राम राम। और अगर लाइव संवाद अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और आप लोग हैं तो हम हैं, और आप लोगों का प्यार और सम्मान ऐसे ही मिलता रहा तो हम लोग ज़रूर समाज में जागृति पैदा करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, अपने परिवार में घर पर रहिए। कोरोना वायरस के चलते बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर में रहिए। और हो सकता है अगर गांव में से गली में शहर में कहीं भी जाना है तो एक ही घर के मेंबर को मास्क लगाकर पूरा अच्छे से उसको बाहर भेजिए। फिर जैसे अंदर आए उसको प्रॉपर सैनिटाइज़र या फिर हाथ धोना या फिर जैसे भी हाथ पैर धो सकता है उस तरीके से वो घर से बाहर जाए, और घर के अंदर आने के बाद में ये सब चीज़ें करें। तो मैं समझता हूँ इस बीमारी से भारत ज़रूर एक दिन निजात मिलेगी। केसेस बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं आने वाले समय में ये महामारी पे कितनी रोकथाम हम लोग लगा पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कुछ टाइम अगर लोगों से बात करनी है तो आप लोग जूम ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कॉलिंग वीडियो हो जाती है। एक से ज़्यादा अपने मित्रों को आप जोड़ सकते हो। फेसबुक भी एक अच्छा माध्यम है, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल हो जाती है। तो इन सब जितनी भी टेक्नोलॉजी है आप इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आभार, और एक बार फिर सुभाष चंद्र का आप लोगों को राम राम और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।